हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क के लिए आते हैं उसका हम डिस्कस करेंगे। यदि आपको अकाउंट्स के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे इस नंबर पे फ़ोटो भेजिएगा उस क्वेश्चन का और मैं उसका सॉल्यूशन सेंड करूँगा। देखिए, इस नंबर पे आप मुझे क्वेश्चन किसी भी अकाउंट का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी बुक का हो, 12th का कोई भी क्वेश्चन हो, MCQ हो या दीर्घ उत्तरीय हो या लघु उत्तरीय हो, यदि आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है तो आप मुझे इस पे सेंड कीजिएगा। आपको हम जल्द से जल्द उसका आंसर प्रोवाइड करेंगे और हम कोशिश करेंगे जो आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकें। देखिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से दीर्घ उत्तरीय का जो हम आपको बताए हैं। अभी देखिए, दीर्घ उत्तरीय में जो है प्रश्न संख्या 31 से 38 तक दीर्घ उत्तरीय है। किन्हीं 4 प्रश्नों का मतलब 31 से 38 तक में आप काउंट करेंगे तो 8 प्रश्न है। 8 में से केवल 4 का उत्तर देने के लिए बोल रहा है। तो आप इस 31 में से 38 तक में जो आपको ईजी लगता है 4 प्रश्न, उसका आप आंसर दे दीजिएगा। तो हम यहाँ पे अभी 4 प्रश्न जो इसका क्वेश्चन है उसका हम ये थ्योरी पार्ट हम छोड़ दिया हूँ और ये जितने भी सवाल वाला है उसका मैं सॉल्यूशन अभी आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लास्ट से ही शुरुआत करते हैं 38 से। ये क्वेश्चन 38 है। मोहन लिमिटेड की चालू परिसंपत्तियों मतलब करंट एसेट्स एवं चालू देयताओं मतलब करंट लाइबिलिटीज़ की स्थिति निम्नलिखित है। ये मुझे करंट एसेट्स और 2017 और 2018 का करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ दे रहा है। डेटर क्या होता है ये तो आपको ये करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के बारे में आपको तो पता होगा। डेटर क्या है? करंट एसेट्स है। क्रेडिटर क्या है? करंट लाइबिलिटीज़ है। प्राप्य विपत्र ये क्या हो, इसका इंग्लिश होता है BR, तो ये क्या है? करंट एसेट्स। पूर्वदत्त व्यय प्रीपेड एक्सपेंस, तो ये क्या होता है? करंट एसेट्स होता है। तो इसमें डेटर, प्राप्य विपत्र और पूर्वदत्त व्यय ये क्या है? करंट एसेट्स है। एक ही करंट लाइबिलिटीज़ है, क्या? लेनदार एक करंट लाइबिलिटीज़ है। इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन से पहले समझने से पहले एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में करंट एसेट्स जब इंक्रीज करता है तो हम क्या करते हैं? इंक्रीज मीन्स बढ़ता है। करंट एसेट्स जब मेरा बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। और करंट लाइबिलिटीज़ जब बढ़ता है तो हम ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। तो देखिए, वर्ष के दौरान कंपनी की 50,000 रुपये की हानि हुई। संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट मुझे बोल रहा है बनाने के लिए AS3। देखिए, 38 क्वेश्चन का आंसर आपको दिखाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप पार्टिकुलर्स रुपीज़ लिख लीजिए। फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को संचालन क्रियाएँ। यहाँ पे क्या दिया है? डेटर। इसका देनदार का इंग्लिश होता है डेटर। 2017 में डेटर कितना था? 20,000 का। अब कितना हो गया 2018 में? 15,000 का। डेटर घट गया। यदि मेरा करंट एसेट्स घटता है तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो हम क्या करेंगे? डेटर का ऐड करेंगे। देखिए, डिक्रीज, डिक्रीज मीन्स क्या होता है? घटना। डिक्रीज इन डेटर, डेटर मेरा क्या हो रहा है? घट रहा है। तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 5,000 ऐड कर दिए। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे लेनदार क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना है? 10,000। अब कितना हो गया? 8,000। यदि करंट करंट ये जो है ना लेनदार, इसका इंग्लिश होता है क्रेडिटर और क्रेडिटर क्या होता है? करंट लाइबिलिटीज़ होती है। तो करंट लाइबिलिटीज़ जब मेरा बढ़ता है तब हम ऐड करते हैं और करंट लाइबिलिटीज़ घटता है तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 10,000 से 8,000 हो गया। मेरा क्या हो रहा है? करंट लाइबिलिटीज़ घट रहा है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। करंट लाइबिलिटीज़ घटता है तो हम माइनस करते हैं और करंट एसेट्स घटता है तो हम ऐड करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ये क्या है? करंट लाइबिलिटीज़ घट रहा है तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। लेस किया है ना, माइनस करेंगे। अब देखिए, प्राप्य विपत्र BR,
6,000 से 8,000 हो गया, क्या कर रहा है मेरा करंट एसेट्स बढ़ रहा है। यदि करंट एसेट्स बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। करंट एसेट्स घटता है तब हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे तो करंट बी आर क्या कर रहा है, 6,000 से 8,000 हो गया, मेरा बी आर बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल -2,000 करेंगे। ठीक है, अब एक बचा है पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंस। मेरा क्या हो रहा है, 8,000 से 7,000, मेरा करंट एसेट्स घट रहा है। तो करंट एसेट्स घटता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ऐड कर दिए। मेरा डिक्रीज मीन्स होता है घटना और इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ना। इस इंक्रीज जो है ना, इस मीन्स होता है बढ़ना। जब भी करंट एसेट्स बढ़े तो हमेशा करंट एसेट्स बढ़ता है तो माइनस होता है, और करंट लाइबिलिटीज़ यदि बढ़ता है तो ऐड होता है। तो यहाँ पे तो मेरा क्रेडिटर घट रहा था तो इसलिए माइनस हो गया। अब देख लीजिए इसका सॉल्यूशन, अब तो हो जाएगा। लॉस है 50,000 का, और ये 5,000 इसमें ऐड कीजिए। पहले ये देख लीजिए, 50,000 है लॉस, और ये ब्रैकेट वाला जितने आइटम है ना उसको ऐड कर लिए, तो 50 और 2 और 2 4, 54,000 हो जाएगा। 54,000 में से आप 6,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 48,000। 48,000 नेगेटिव में आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 38 का। तो ये क्वेश्चन यदि आपको केवल करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ पे बेस है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ क्या होता है, और तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा 2 मिनट में, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अभी भी आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कीजिए, मैं आपको बात करके समझा दूंगा। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या है। निम्न परिस्थितियों में आप रसीम और बिंदु के फर्म में वसूली व्ययों को किस प्रकार लेखा करेंगे, जर्नल एंट्रीज बोल रहा है। तो वसूली व्यय तो अगर खर्च किए तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाता है। तो इस यही एंट्री बना लेना है बस, जर्नल एंट्रीज पूछ रहा है। क्वेश्चन आंसर नंबर आप एग्जाम में ऐसे ही लिखिएगा, सही रहेगा। आंसर नंबर 37 हम भी 12th में ऐसे ही लिखते थे। और फिर जर्नल एंट्रीज, डेट, पार्टिकुलर्स, डी आर अमाउंट, सी आर अमाउंट। देखिए यदि इससे पहले LF का एक कॉलम होता था, लेकिन अब ये कॉलम हट चुका है। यदि आप फिर भी लिखते हैं कॉलम तो कोई दिक्कत नहीं, इससे आंसर में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यदि LF लिखते हैं तो भी सही है, LF नहीं लिखते हैं तो भी सही है। एक लकीर ऐसे करके छोटा सा LF करके होता है, लेजर पोर्टफोलियो, तो वो अब ज़रूरी नहीं है लिखना। अगर लिखते हैं तो भी सही है, नहीं तो कोई। देखिए पहला क्या था, वसूली व्यय की राशि 1,00,000 रुपया। तो वसूली व्यय का एंट्री क्या बनेगा, खर्च किए तो खर्च का एंट्री क्या बनेगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे वसूली व्यय तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यही हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना, 1,00,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग एक्सपेंसेस पेड। दूसरा देखिए, वसूली व्यय की राशि 30,000 का भुगतान रसीम ने किया। पहले में कैश से किए थे, अब दूसरे में रसीम ने किया, तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस तो हमेशा डेबिट होता है। तो यहाँ पे देखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, किसने किया, रसीम ने, तो रसीम अकाउंट। यहाँ पे कभी कभी आपको कैपिटल भी दिखा है तो रसीम कैपिटल भी लिखिए या रसीम लिखेंगे तो भी सही है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रसीम, बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय रसीम, किसने पे किया, रसीम। तो यही आप लिख लीजिएगा, यही आपका सॉल्यूशन। 3 एंट्री बस पास करना है। तीसरा में है, रसीम ने वसूली व्यय का वहन किया है जिसके लिए उसे पारितोषिक 70,000 रुपया दिया जाएगा। रसीम द्वारा वास्तविक व्यय मतलब व्यय 1,20,000 रुपया किया गया। तो रसीम ने एक्चुअल में एक्सपेंस कितना किया, 1,20,000 को, तो वही एंट्री बन जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रसीम अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय रसीम कितना, 1,20,000। तो 3 एंट्री पास कीजिए। ये 3 एंट्री पास करने में बहुत से बहुत 4 मिनट टाइम लग जाएगा, 4 मिनट से ज़्यादा नहीं। तो ये यदि आपको आता है तो, और 5 मार्क आपके हाथ में है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और ही बहुत ज़्यादा इजी है, केवल फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए 35 नंबर है, रामू लिमिटेड के चालू अनुपात 3:1 मतलब 3:1 है। यदि इसका राहित्या मतलब इंग्लिश में से स्टॉक बोलते हैं 30,000 रुपया है, और कुल चालू दायित्व कितना दिया है, 60,000 रुपया है, तो त्वरित अनुपात ज्ञात कीजिए। लिक्विड रेशियो बोल रहा है मुझे ज्ञात करना है। तो देखिए चालू अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। चालू करंट रेशियो बराबर चालू अनुपात को क्या बोलते हैं, करंट रेशियो।
तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ हो गया। तो करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़ तो मुझे क्वेश्चन में ही गिवन है, यहाँ पे देखिए ना क्या बोल रहा है, कुल चालू दायित्व का, चालू दायित्व क्या होता है, करंट लाइबिलिटीज़। चालू दायित्व का इंग्लिश क्या होता है, करंट लाइबिलिटीज़। 60,000 रुपया मुझे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप 60,000 रुपया करंट लाइबिलिटीज़ की जगह पे 60,000 रुपया लिख लीजिए। और करंट रेशियो भी मुझे गिवन है क्वेश्चन में, देखिए 3:1, तो 3/1 लिख लीजिए। करंट एसेट्स इक्वल टू 3 और तिरछा मल्टीप्लाई कीजिए, करंट एसेट्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही करंट एसेट्स आ जाएगा। 3 को यदि 60,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,80,000 आएगा। तो मैं यहाँ पे तोड़ के दिखाया, करंट एसेट्स इक्वल टू 60,000 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो करंट एसेट्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1,80,000, 1,80,000 आ गया। लिक्विड रेशियो का फार्मूला क्या होता है, तो लिक्विड एसेट्स रेशियो का फार्मूला होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो सबसे पहले मुझे लिक्विड एसेट्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए करंट एसेट्स कितना है मेरे पास, 1,80,000, और उसमें से स्टॉक को माइनस कर दिया। आपके पास स्टॉक गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए स्टॉक 30,000, जो आपका क्या है करंट एसेट्स आपने अभी करंट रेशियो से निकाल लिए। और इसी में से करंट एसेट्स में से जब हम स्टॉक को माइनस करते हैं तो आ जाता है मेरा ये 1,50,000 लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड रेशियो अब निकाल सकते हैं, और यही मुझसे क्वेश्चन में पूछा भी गया है। क्या बोल रहा है, त्वरित अनुपात ज्ञात है। त्वरित अनुपात का इंग्लिश होता है लिक्विड रेशियो बोलिए, क्विक रेशियो बोलिए, इसी का दूसरा नाम भी होता है। तो आप जो लिखे लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो जो लिखे। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो लिक्विड एसेट्स कितना है मेरे पास, 1,50,000, तो ये मैंने 1,50,000 ऊपर में लिख लिया। और फिर करंट लाइबिलिटीज़ तो मुझे पहले ही क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो 60,000। अब जब इसका डिवाइड 4 जीरो से 4 जीरो नीचे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, ये 6 को 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, और ये 3 पंचे 15 आ जाएगा। तो 5:2 इसका आंसर आ जाएगा लिक्विड रेशियो का। ये 35 नंबर का हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया और एक हिंदी। तो यहाँ आपको अभी अब देखिए मैंने अभी 38 नंबर क्वेश्चन कर दिए हैं, 37 कर दिए हैं, और मैंने 35 कर दिए हैं, और ये तो थ्योरी मैं बीच में का छोड़ दिया हूँ। अब 33 करते हैं। राम लिमिटेड का पंजीयन 2,00,000 रुपीज़ की पूंजी के साथ हुआ, जो कि प्रत्येक 10 रुपया वाले 20,000 समता मीन्स क्या होता है, इक्विटी अंशों में विभाजित है। इसने जनता को समस्त अंश सम मूल्य पर निर्गमित किए। 2 रुपया आवेदन एप्लीकेशन पे, 3 रुपया आवंटन पर। ये 2 बार रिपीट हो चुका है, 3 रुपया आवंटन, 3 रुपया आवंटन, ये काट दीजिएगा आप, ये क्वेश्चन में 2 बार रिपीट हो चुका है। तो 3 रुपया आवंटन पर, 3 रुपया फर्स्ट कॉल पर प्रथम याचना पर, 2 रुपया अंतिम याचना मतलब फाइनल कॉल पे सभी अंशों को जनता द्वारा क्रय कर लिया गया। मतलब परचेज, क्रय मीन्स होता है जनता ने परचेज कर लिया। यथा समय भुगतान प्राप्त हो गया, पैसा भी पूरा पे हो चुका है। जर्नल के आवश्यक लेके, जर्नल पूछ रहे, बहुत ईजी क्वेश्चन, 8 एंट्री बनेगा, बस सिंपल एंट्री बनेगा। तो क्या एप्लीकेशन, सबसे पहले मनी मंगाएंगे एप्लीकेशन से, तो क्या एंट्री बनता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब एप्लीकेशन का रेट क्या था, 2 रुपया था, देखिए यहाँ पे 2 रुपया, 2 रुपया क्या आवेदन एप्लीकेशन पे, तो 2 रुपया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फर्स्ट एंट्री, ये हो जाएगा। फिर एप्लीकेशन मनी को आप इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कीजिए, तो क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बस हो गया यही ट्रांसफर। द बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा। फिर तीसरा एंट्री देखिए यहाँ पे आवंटन का कितना था, 3 रुपया, तो 3 रुपया के हिसाब से आप यहाँ पे आवंटन का 3 रुपया है ना, तो 3 रुपया के हिसाब से मनी पहले ड्यू कीजिए। तो ड्यू करने का एंट्री क्या होता है ये तो आपको पता होना चाहिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये होता है। तो आप 3 रुपया था तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60,000, तो 60,000 हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, मनी ड्यू किए। फिर आप अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे, तो अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे तो कैश आएगा, तो बैंक से आता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, यही हो जाएगा 4 एंट्री। इसी तरह से फिर फर्स्ट कॉल का आ जाएगा,
फर्स्ट कॉल का रेट कितना है, तो फर्स्ट कॉल का रेट है 3 रुपया, प्रथम याचना 3 रुपया है। तो यहाँ पे देखिए इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 आ जाएगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे, फिर रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। आप यहाँ पे जो भी लिखे FIRST फर्स्ट लिखे या ऐसे 1 दे के ST लिख देंगे, ये भी सही है, दोनों सही है। फिर फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल का कितना है 2 रुपया, अंतिम याचना 2 रुपया, तो अब ये 2 रुपये। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो इस तरह से हम अभी 4 क्वेश्चन डिस्कस किए, 38, 37, 35 और 33। देख लीजिए एक बार, मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ 33 का। ये 33 का है सॉल्यूशन। यदि आपको इसका फ़ोटो चाहिए, PDF चाहिए, तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको इसका फ़ोटो सेंड कर दूँगा। वैसे इसका आंसर भी 33 का बुक में, इस क्वेश्चन बैंक में भी सही दिया हुआ है सॉल्यूशन। इसमें थोड़ा ये गड़बड़ा दिया है सॉल्यूशन में, यहाँ पे 3:2:1 लिखा है, लेकिन 5:2:1 लिखा है, लेकिन इतना ही होना चाहिए 5:2 बस, ये भी सही है। इसमें भी इसका भी सॉल्यूशन क्वेश्चन बैंक में भी ठीक दिया है। और ये 38, मैंने अभी इस क्वेश्चन बैंक का MCQ भी देखे थे, लेकिन MCQ बहुत ज़्यादा करेक्ट है। यदि आप याद भी कर लेते हैं तो सही है, लेकिन समझना चाहिए MCQ का, बहुत ही अच्छा दिया। लगभग ज़्यादा आंसर इसमें हम MCQ भी देखे थे एक बार, वैसे ही मैंने पढ़ा था, तो पूरा लगभग बहुत ज़्यादा MCQ सही दिए हैं इसका आंसर। तो आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कैसा लिखना है, नहीं लिखना है। जैसे ये क्वेश्चन 1 से 30 तक लघु उत्तर ये है 2 अंक का, तो केवल कि 2 अंक का किस प्रकार लिखना चाहिए, और यदि 5 मार्क का थ्योरी है तो कैसे लिखना चाहिए, इसके बारे में भी हम अगले रोज़ वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।